और चैप्टर नंबर 5 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत में नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, धारा घनत्व हम किसे कहते हैं। धारा घनत्व अंग्रेजी में इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। यानी हमारे पास अगर कोई चालक है, उस चालक को कहा हमने हमारे पास ये कोई चालक है, इस चालक का ये जो अनुप्रस्थ काट है इसके ठीक लंबवत दिशा में जो धारा प्रवाहित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। किसके लंबवत दिशा में? एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। यानी धारा घनत्व जो है वो एक सदिश राशि, क्योंकि ये विशेष दिशा में होता है इसलिए ये सदिश राशि है। धारा घनत्व को हम जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है I/1। जहां यदि हम ए का मान 1 रख दें तो एकांक हो गया ये, तो जे का मान किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। यानी कि इस सूत्र में जे बराबर I कब होगा? जब ए बराबर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो जब ए बराबर 1 यानी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अविलंबवत, यानी इससे ठीक लंबवत दिशा में, इसका अविलंब यानी इससे ठीक 90 डिग्री पर, तो इसके क्या है, ए का मान 1 यानी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अविलंबवत दिशा में जो धारा बहती है, इस धारा का मान जो होता है वो क्या होता है, धारा घनत्व जे के बराबर होता है। तो धारा घनत्व जी आपको समझ में आया। यह एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है, जिस बिंदु पर हम ज्ञात करते हैं, सपोज हमें इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जिस बिंदु पर, मान लो ये वाला बिंदु है, अगर इस बिंदु पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, तो ये होगी धारा घनत्व की दिशा। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि जिसकी दिशा जिस किसी भी बिंदु पर हम ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। मात्रक क्या होता है, इसी से निकल जाएगा। इसका मात्रक I का मात्रक यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है या मीटर स्क्वायर होता है। तो ऐसा ही मात्रक जे का एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे हम मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर की पावर -2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब धारा घनत्व तो इन दोनों में, इन तीनों में ये संबंध इस तरह से हम लिखा जाता है, धारा I बराबर जे डॉट ए। दोनों सदिश हैं, जे भी सदिश है, ए भी सदिश है, लेकिन दोनों के बीच में कौन सा गुणा है? डॉट गुणनफल है, जिसे हम अदिश गुणनफल भी कहते हैं। यानी इन दोनों का गुणनफल एक अदिश राशि होती है। तो धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। धारा अदिश राशि का मतलब ये होता है, इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई चालक तार है, ये चालक है, ठीक है, या मान लो ये कुचालक है, कुचालक के ऊपर हमने तार को ऐसे लपेट दिया और किसी बैटरी से जोड़ दिया। अगर मान लो ये धारा सदिश राशि होती तो यहाँ से धारा इसमें प्रवेश कर रही है और यहाँ से इस तरफ वापस जा रही है, फिर यहाँ से, और ये धारा की दिशा। अगर धारा सदिश होती तो यहाँ से आने वाली धारा एक दिशा में और जाने वाली धारा दूसरी दिशा में, एक दूसरे मान बराबर है तो एक दूसरे को निरस्त कर देते, तो इसमें से बहने वाली धारा का मान क्या होना चाहिए था? 0। जबकि प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि अगर हम तार को मोड़ देते हैं तो भी उस तार में धारा प्रवाहित होती रहती है। इसका मतलब है धारा जो है वो एक अदिश राशि है। आगे हम चलते हैं, इसे हम समाकलन रूप में I बराबर जे डॉट डी ए, इसी सूत्र को लिख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर एक नोट है, और इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि अगर हमारे पास असमान अनुप्रस्थ काट का कोई चालक है, असमान अनुप्रस्थ काट माने कहीं पर उसका क्षेत्रफल कम है, धीरे धीरे ये क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक है। तो अगर हम इसमें से एक तार माने इसमें से अगर एक धारा प्रवाहित हो रही, तो धारा का जो मान है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है? I रहता है, माने एक समान रहता है। जबकि धारा घनत्व का मान जहां क्षेत्रफल कम होता है वहां धारा घनत्व अधिक होता है। क्यों? ये सूत्र है जे बराबर I/A। क्षेत्रफल कम होगा तो धारा घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। और जहां क्षेत्रफल अधिक होगा वहां धारा घनत्व कम होगा। तो यहाँ धारा घनत्व क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल कम है। यहाँ क्षेत्रफल क्या है? अधिक है, तो यहाँ धारा घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो इससे ये पता चलता है कि एक असमान यानी जिसका समान नहीं है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ऐसा कोई अगर हम चालक लेते हैं तो उस चालक के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान तो समान रहता है, लेकिन धारा घनत्व का मान अलग अलग होता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम आवेश वाहक हम चार्ज कैरियर्स किनको कहते हैं।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आवेश वाहक, आवेशों को ले जाने वाले। ठीक है, वे आवेशित कण जिनकी गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी अगर आवेशित कण गति कर रहे हैं और उनकी गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ऐसे ही आवेशित कणों को हम आवेश वाहक कहते हैं। हमारे पास जो पदार्थ होते हैं, एक चालक होता है जिसे हम सामान्यतः धातु कहते हैं या धातुओं को ही चालक कहते हैं। विद्युत अपघट्ट होता है, अर्धचालक होता है, और एक आपका कुचालक भी होता है। तो चालकों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। यानी धातुओं में या चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम तापीय इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये आवेश वाहक की तरह काम करते हैं। तो धातुओं में आवेश वाहक क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन या तापीय इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट में क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि विद्युत अपघट्ट का कोई विलयन है, उसे हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो उसमें धन और ऋण आयन जो है, इनके कारण धारा का प्रवाह, धनोड और ऋणोद की तरफ धनायन और ऋणायन का प्रवाह होता है, जिसे हम कहते हैं कि उस विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाह के लिए कौन रहता है? मुख्य रूप से आवेश वाहक, धन आयन और ऋणायन। तीसरा आता है अर्धचालकों में। तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल, जब हम अर्धचालक का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। कुचालक भी होता है। कुचालकों में भी इलेक्ट्रॉनों के कारण, चूंकि कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, और ऐसे पदार्थों को हम कुचालक कहते हैं। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं। और चालक और कुचालकों के बीच की अवस्था, जिसमें कुचालकों से तो धारा अधिक होती है पर चालकों से धारा कम होती है, ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक, आधे चालक हैं ये। और अर्धचालकों में धारा के प्रवाह में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन और होल। ओम का नियम सबसे महत्वपूर्ण विद्युत परिपथों के लिए, और बिना ओम के नियम के हम कहीं पर भी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओम का नियम क्या है? किसी दिए गए ताप पर, इसमें जो मुख्य रूप से 3 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ताप और एक किसी चालक की भौतिक अवस्था। तो किसी दिए गए ताप पर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी लंबाई और अनुप्रस्थ काट, ये अगर नहीं बदल रही हैं यानी नियत रहती हैं, तो चालक के किन्हीं 2 सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं हम ओम का नियम। देखो ओम का नियम क्या कहता है? ये हमारे पास एक कोई चालक तार है। इस चालक तार पर इसको कहा हमने PQ। अभी हमने किसी तरह का इस पर कोई विभवांतर नहीं लगाया। हमने एक बैटरी ले ली और बैटरी का एक धन सिरा इससे जोड़ दिया और ऋण सिरा इससे जोड़ दिया। इसका मतलब है ये वाला बिंदु धन से जुड़ा है तो ये धनात्मक विभव पर है, ये ऋण से जुड़ा है तो ये ऋणात्मक विभव पर है। तो ये जो चालक तार है PQ, ये 2 बिंदुओं के बीच, 2 सिरों के बीच क्या आ गया? विभव में अंतर है, इसलिए कहा हमने विभवांतर। क्या लगाया हमने सिरों पर? विभवांतर लगाया। तो जब हम विभवांतर लगाएंगे तो इसमें एक धारा का प्रवाह होगा और वो धारा को कहा हमने I, इसके विभव को कहा V। तो ऐसी स्थिति में बहने वाली जो धारा है वो विभव के समानुपाती, जो विभव है वो धारा के समानुपाती V समानुपाती I होता है, विभव धारा के समानुपाती होता है, और इसे कहते हैं हम ओम का नियम। वापस से एक बार याद कर लें हम, किसी दिए गए ताप पर, ताप नियत रहना चाहिए, अगर ताप बदल गया तो फिर ऐसी स्थिति में बहने वाली धारा बदल जाएगी क्योंकि प्रतिरोध बदल जाता है। तो दिए गए ताप पर किसी चालक की अगर भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट नियत रहती हैं, तो चालक के किन्हीं 2 सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अगर हम ये कहें दोनों चालक के सिरों पर हमने कितना विभवांतर लगाया? V, तथा उसमें बहने वाली धारा क्या है? I। तो ओम का नियम क्या कहता है? V समानुपाती I। V बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर आया और एक नियतांक आया, और इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का जो प्रतिरोध R है वो मुख्य रूप से इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। R समानुपाती होता है रो L अपॉन A। R बराबर होता है रो L अपॉन A, जहां रो आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता कहते हैं किसी चालक की,
और जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है ये लंबाई चालक की और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये R एक नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जो चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई और अनुप्रस्थ काट इन पर निर्भर करता है, साथ साथ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान रखें R का मान कभी भी V और I पर निर्भर नहीं करता है। हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, R बराबर V/I। अगर हमने V को बढ़ाया तो I भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, इसलिए इन दोनों का अनुपात क्या है, नियत बना रहेगा। इसलिए कभी भी R का मान V और I के मानों पर निर्भर नहीं करता है। अब हम देखते हैं V और I के बीच यदि हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ के लिए हमें तीन चीजें याद रखनी है। तीन तरह के ग्राफों का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, और वो देखो उपयोग क्या होता है। अगर हमारे पास एक भौतिक राशि है और सपोज y है, दूसरी x है, एक भौतिक राशि दूसरी राशि की अगर समानुपाती है तो इनमें खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक राशि दूसरी के वर्ग के समानुपाती है तो खींचा गया ग्राफ एक परवलय प्राप्त होता है जो U आकार का होता है। अगर एक राशि दूसरी राशि के व्युत्क्रमानुपाती है तो खींचा गया ग्राफ एक अति परवलय होता है। ठीक है, ये तीन ग्राफ आपको हमेशा याद रखने हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं ग्राफों का इस्तेमाल होता है। एक राशि दूसरी के समानुपाती ग्राफ एक सरल रेखा मूल बिंदु से जाने वाली, एक y अक्ष है एक x अक्ष, इस तरह से दिया गया है, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष, इसी प्रकार से इसमें भी है। और एक राशि दूसरी के वर्ग के समानुपाती है तो परवलय, इसे क्या कहते हैं हम, परवलय U आकार का, और इसे कहते हैं हम अति परवलय। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो अति परवलय, वर्ग के समानुपाती है तो परवलय, समानुपाती है तो सरल रेखा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक राशि दूसरे के समानुपाती, तो ग्राफ क्या मिलेगा हमें, एक सरल रेखा। एक अक्ष पर I है, एक अक्ष पर V है, इनके बीच ग्राफ खींचा गया है। दोनों के बीच जो ग्राफ है वो x अक्ष के साथ, यानी जहां पर विभवांतर दिया उसके साथ थीटा कोण बनाती है। तो हम निकालते हैं इसके लिए tan थीटा, जिसे हम इस सरल रेखा का x अक्ष के साथ ढलान कहते हैं, या इसे हम x अक्ष के साथ इसका झुकाव कहते हैं, और इसे हम प्रवणता क्या कहा जाता है। तो प्रवणता को हम tan थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं, इससे हमने इस पे एक लंब डाल दिया, ये समकोण त्रिभुज, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो लंब बटे आधार बराबर होता है आपका tan थीटा। तो लंब इसके समांतर है, यानी ये I है तो इधर क्या होगा, I होगा। तो ये tan थीटा बराबर I/V, यानी लंब बटे आधार, और I/V इसका ठीक उल्टा है V/I का। ये R है तो वो हो जाएगा 1/R, अर्थात V और I के बीच खींची गई सरल रेखा की प्रवणता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को प्रदर्शित करती है।